विशाल संख्या में पधारे हुए असम के उत्साही मेरे मतदाता भाइयों और बहनों, मोरो मोर असमवासी राइज जोई जोईते मोई होको लुके रंगली बिहू शुभेच्छा जोनाइसु। बोहाग बिहू परिवर्तन आने मन रंगाली कोरी तुले। अब ये नाम तो 3 सुखिया है, लेकिन दुखिया ही दुखिया नजर आता है। हमारा संकल्प है ये 3 सुखिया को सच्चे अर्थ में सुखिया बनाना। यहाँ के जन जन को अब दुखिया में से सुखिया बनाना, और इसलिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस चुनाव से मेरा बहुत घाटा होने वाला है। दिल्ली का बहुत नुकसान होने वाला है। व्यक्तिगत रूप से मेरा भी नुकसान होने वाला है इस चुनाव में, क्योंकि मेरी सरकार में जो उत्तम मंत्री है, उन उत्तम मंत्रियों में एक मंत्री है सर्बानंद, जो आपका सांसद है, लेकिन आसाम का फायदा है। ऐसा होनहार, सामर्थ्यवान, अत्यंत सरल युवा सर्वा, और एक बार आसाम के लहर चल रही है। आसाम में एक ही आनंद, सर्वानंद। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे कांग्रेस के नेता अब शायद कुछ वर्षों में कैसे भूल सकते हैं 90 साल के हो जाएंगे। हमारे कांग्रेस के नेता अब शायद कुछ वर्षों में 90 साल के हो जाएंगे। वे कहते हैं मेरी मोदी से लड़ाई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी उम्र इतनी है, आप इतने बुजुर्ग हैं, मैं तो इतना छोटा हूं। मैं तो आपसे नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपसे लड़ाई नहीं लड़ता। और हमारे तो संस्कार है, छोटे बुजुर्गों से नहीं लड़ते हैं, और बुजुर्ग छोटों को आशीर्वाद देते हैं। और इसलिए मेरी गोगाई जी से कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, मेरी लड़ाई है गोगाई से नहीं, गरीबी से लड़ाई है। मुझे लड़ना है गरीबी के खिलाफ, मुझे लड़ना है बुराइयों के खिलाफ, मुझे लड़ना है भ्रष्टाचार के खिलाफ, मुझे लड़ना है
असम की बर्बादी के खिलाफ लड़ना है, मुझे किसी व्यक्ति के खिलाफ मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो बुजुर्गों को 7 बार प्रणाम करता हूं और असम की भलाई के लिए सारे असम के लोगों से मैं आशीर्वाद चाहता हूं। उनके आशीर्वाद से असम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेकर के चला। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको पता होगा, देश जब आजाद हुआ तब हिंदुस्तान के जो 5 समृद्ध राज्य थे, इन 5 समृद्ध राज्यों में एक राज्य का नाम था असम। और आजादी के इतने सालों के बाद आज हिंदुस्तान के 5 सबसे गरीब राज्यों में किसी राज्य का नाम है तो वो है असम। अमीर राज्यों की जिसकी गणना होती थी, उसको गरीब राज्य बनाने का पाप किसने किया? असम की दुर्दशा किसने की? असम को बर्बाद किसने किया? असम के नौजवानों को बेरोजगार किसने बनाया? असम आजादी के 60 साल के बाद भी बिजली के लिए तरस रहा है, जिम्मेवार कौन है? हम तो कभी यहां सत्ता में नहीं रहे हैं। आपने 60 साल तक कांग्रेस से अच्छा करने की अपेक्षा की। मैं असम वासियों से और कुछ नहीं मांग रहा हूं, मुझे 5 साल मौका दीजिए। मेरे भाइयों बहनों, सर्बानंद को 5 साल मौका दीजिए। आपके 60 साल की बीमारियों को दूर करने का काम सर्बानंद और उनकी पूरी टीम करके रहेगी। भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी दल ये मिलकर के असम को मुसीबतों से बाहर निकाल के रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। भाइयों बहनों, मैं साफ देख रहा हूं, इस चुनाव के बाद असम को एक नौजवान मुख्यमंत्री मिलने वाला है। सर्बानंद असम का मुख्यमंत्री बनने वाला है। ये हुजूम दिखा रहा है, ये आपका प्यार दिखा रहा है। और एक बार सर्बानंद के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे सभी साथियों दलों को मिलकर के जब असम में सरकार बनेगी, देखते ही देखते, मेरे शब्द लिख लीजिए दोस्तों, पूरा हिंदुस्तान का बालक भी जब पढ़ाई शुरू करेगा ना, वो दिन दूर नहीं होगा जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा ए फॉर असम, ए फॉर असम। ये बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ये ताकत असम की पैदा होगी, ये मैं विश्वास से कह सकता हूं। यहां के लोग परिश्रमी, मेहनत करते हैं। यहां के लोग मुसीबतें झेल करके भी जीवन में कुछ अच्छा करने का इरादा रखते हैं। ये ऐसा इलाका है जहां परमात्मा की भरपूर कृपा है। कितना पानी है आपके पास, लेकिन सरकारें ऐसी हैं, इतना पानी होने के बाद भी लोग प्यासे हैं, आज भी पीने का पानी नहीं। मैं उन प्रदेशों का तो समझ सकता हूं जहां रेगिस्तान है, वहां पानी की किल्लत मैं समझ सकता हूं, लेकिन आसाम जहां ब्रह्मपुत्रा हो, जहां इतनी वर्षा हो, वहां पर
और लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता हो, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इसके लिए सरकार जिम्मेवार है मेरे भाइयों बहनों, सरकार जिम्मेवार है। आजादी के इतने साल हो गए, आप मुझे बताइए यहां के गांवों को बिजली पाने का हक है कि नहीं है? पूरी ताकत से बताओ, बिजली पाने का हक है कि नहीं है? बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिजली होगी तो गांव में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? बच्चों की अच्छी पढ़ाई होगी कि नहीं होगी? जीवन में सुख शांति आएगी कि नहीं आएगी? गांव का इंसान भी टीवी देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा? चक्की पे आटा पीसना है तो बिजली होगी तो चक्की पे आटा पीसेगा कि नहीं पीसेगा? गरीब का पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आजादी के 60 साल के बाद भी करीब करीब 2000 गांव आसाम के ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा है। आपने जब मुझे प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेवारी दी तो मैंने अफसरों को बुलाया। मैंने कहा बताओ भाई, अभी भी हिंदुस्तान में कितने गांव ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा है, जरा बताओ तो उन्होंने कहा साहब जरा हिसाब लगाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। सरकार के पास हिसाब भी नहीं था कि कौन लोग अंधेरे में जिंदगी गुजारा करते हैं। आजादी के बाद भी कौन 18वीं सदी में जीतने के लिए मजबूर हुए हैं, अता पता तक नहीं था। 3 महीने लग गए, 4 महीने लगे जानकारियां इकट्ठी करते करते। फिर मैंने पूछा बताओ भाई क्या हिसाब आया? तो बोले साहब 18,000 गांव देश में ऐसे हैं जहां अभी बिजली का खंभा नहीं पहुंचा है। मैंने कहा बताओ कितने समय में पहुंचाओगे? धन की कोई कमी नहीं होगी, बताओ कैसे करोगे? तब तो उन्होंने बताया कि साहब 6-7 साल तो लग जाएगा। मैंने कहा मैं 6-7 साल इंतजार नहीं कर सकता हूं, मुझे इस काम को जल्दी पूरा करना। उन्होंने कहा साहब इतने साल हो गए, बड़ा दुष्कर है, कठिन इलाके हैं, नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने कहा कुछ भी हो, मुझे 7 साल इंतजार नहीं करना है, मुझे लोगों को अंधेरे में नहीं रहने देना। और उनको जरा कठिन लग रहा था मेरी बात, लेकिन बोलते नहीं थे। आखिरकार मैंने फैसला कर दिया और 15 अगस्त को लाल किले से बोल दिया कि 18,000 गांव में 1000 दिन में बिजली पहुंचाने का मैं वादा करता हूं। ये मैंने कह दिया। फिर मैंने अफसरों को बुलाया कि भाई मैंने तो लाल किले से बोल दिया, बताओ क्या करोगे? बोले साहब अब क्या करें, आपने तो कह दिया, हम कोशिश करेंगे। आइए बहनों, आज मैं आपको हिसाब दे रहा हूं। असम के अंदर करीब करीब 2000 गांव थे जहां खंभा भी नहीं पहुंचा था। अभी तो 1000 दिन होने की बहुत देरी है। अब तक करीब करीब 1000 गांवों में बिजली का खंभा तार पहुंचा गया है, बिजली पहुंचा दी। भाइयों बहनों, एक बार हम संकल्प करके चले कि हमें देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, तो कठिनाइयां आने के बावजूद भी रास्ते निकल सकते हैं, परिस्थितियां पलट सकती हैं, विश्वास पैदा हो सकता है और 3 सुखिया सच्चे अर्थ में सुखिया बन सकता है। असम, एक और असम, ये शब्द हिंदुस्तान के घर घर में गूंजने की ताकत रखता है। ये ताकत मेरे आसाम में है भाई। और मैं आपके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके आसाम की भलाई के लिए कुछ करना चाहता हूं।
चाय बागान के हमारे साथी जब टीवी पर अखबार में एडवर्टाइजमेंट छपती है तो चाय बागान के काम करने वालों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई जाती है, लेकिन उनके हाल कैसे हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी। आइए बहनों, हमारे चाय बागान में काम करने वाले लोगों ने चाय की चुस्की लेते लेते हिंदुस्तान के लोगों में ऊर्जा भरने का काम किया है। और यही तो चाय है जिस चाय ने दुनिया भर की हिंदुस्तान के प्रति चाह पैदा कर दी है, चाह पैदा कर दी है। दुनिया में उसका नाम किया है इन हमारे मजदूरों की मेहनत से हुआ। और चाय की बात आती है तो मुझे जरा अपनापन ज्यादा लगता है, क्योंकि आप ही की तो चाय थी जिसको उबाल उबाल करके मैं लोगों में ऊर्जा भरता था और जिंदगी का बचपन गुजारा करता था। और इसलिए मेरा आपके साथ एक विशेष नाता है। मुझे कर्ज चुकाने का मौका मिला है, आसाम में ऐसी सरकार बनाइए ताकि मैं अपना कर्ज चुका सकूं और आसाम को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकूं। यहां पर आपके सीएजी का रिपोर्ट आया है। घर में भी मां बाप बच्चे को अगर 10 रुपया देते हैं और कहते हैं कि बेटा जाओ कॉपी खरीद लेना, और बच्चा जाए कॉपी खरीदने के बजाय टॉफी खरीद ले, तो मां बाप क्या करेंगे? हिसाब मांगे कि नहीं मांगे? तुम्हारा बैग दिखाओ, कॉपी कहाँ है? और बच्चा कहेगा नहीं कॉपी नहीं है। तो माँ बाप पूछेंगे ना 10 रुपया कॉपी के लिए दिया था, कॉफी खा गए? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? सरकार में सीएजी होता है, वो सीएजी पूछता है आसाम सरकार को, ये इतने रुपये आए थे कहाँ गए, जरा जवाब तो दो। जवाब देने को तैयार नहीं। अरे घर में बच्चे से भी माँ बाप हिसाब मांगते हैं, ये जवाब देने को तैयार नहीं है। आसाम की जनता को जवाब मांगने का हक है कि आसाम की जनता की मेहनत की कमाई के पैसे कहाँ गए, इसका जवाब मांगने का हमारा हक है और आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर जवाब नहीं देंगे तो 4 तारीख को बटन दबा करके जवाब मांगा जाएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम असम को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता, हम असम को लूटने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। पाई पाई का हिसाब जनता जनार्दन को मिलना चाहिए। हम आसाम का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। भाइयों बहनों, मेरे 3 एजेंडा है। पहला एजेंडा है विकास, दूसरा एजेंडा है तेज गति से विकास, और तीसरा एजेंडा है चारों तरफ विकास। पहला भी एजेंडा विकास, दूसरा एजेंडा तेजी से विकास, तीसरा एजेंडा चारों तरफ विकास। इसी बात को लेकर के चल रहा है। आसाम के अंदर 3 काम हो जाए भाइयों बहनों तो भी आसाम की स्थिति बदल जाएगी। भाइयों बहनों, आसाम में गरीब से गरीब व्यक्ति को पढ़ाई, नौजवान को कमाई और बुजुर्गों को दवाई। आसाम की सकल सोच बदल जाएगी भाई। आपने देखा होगा
हम यहाँ यूरिया का कारखाना लगाने की बात हो, रेल का काम करना हो, रोड का काम करना हो, आजादी के बाद किसी एक बजट में जितने रुपये दिए गए उससे अनेक गुना रुपये हमने आसाम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए हैं। हम तेज गति से रोड बनाना चाहते हैं, हम तेज गति से रेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम यहाँ के जीवन को एक ताकत देना चाहते हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आसाम के विकास के लिए, आसाम के नौजवानों के सपनों को पूरा करने के लिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। और मुझे विश्वास है कि चुनाव में असम का एक ही आनंद है और वो आनंद है सर्वानंद। एक फॉर असम, ये संकल्प लेकर के चलना है, आसाम का भाग्य बदलना है। और इसलिए भाइयों बहनों, कोई कुछ भी कहे, मैं किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया हूं। मुझे तो लड़ना है गोगाई से नहीं गरीबी से, गोगाई से नहीं गरीबी से लड़ना है। आजादी के इतने साल के बाद भी गरीबी, घर देने के लिए पैसे दिए, घर देने के लिए असम में गरीबों के लिए घर बने, दिल्ली से पैसे भेजे, 1/4 रकम भी खर्च नहीं कर पाए, बैंक में जमा करके पड़ा हुआ है, बैंक में जमा करके पड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, यहाँ के गरीब को घर चाहिए, हम दिल्ली से पैसे भेजें, वो क्या बैंकों में सड़ने के लिए पैसे भेजते हैं क्या? गरीब के घर बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए? 1/4 खर्चा हुआ, बाकी सारा पैसा वैसा का वैसा पड़ा रहा। भाइयों बहनों, अगर यही हाल रहा तो आसाम का भला नहीं होगा। पाई का समय पर खर्च हो, निश्चित योजना के लिए खर्च हो, तब जाकर के भाग्य बदलता है। आप मुझे बताइए, असम में से गैस निकलता है, लेकिन गरीब के घर में गैस का चूल्हा है क्या? गैस का सिलेंडर मिलता है क्या? सिलेंडर लेने के लिए किस किस के पैर पकड़ने पड़ते हैं तो आप जानते हैं नहीं जानते? हमने तय किया इस बजट में, आपने देखा होगा, हिंदुस्तान में आने वाले 3 साल में 5 करोड़ गरीब परिवारों को गैस के सिलेंडर का कनेक्शन दे दिया जाएगा। और जो गरीब माताएं लकड़ी का चूल्हा जला करके धुएं में जिंदगी गुजारती है, और एक मां जब खाना पकाती है, घंटे 2 घंटे धुएं के सामने बैठती है, तो उसके शरीर में 400 सिगरेट जितना धुआं जाता है। 400 सिगरेट जितना धुआं, उन माताओं की तबीयत का क्या होगा भाई? बीमारी नहीं आएगी तो क्या होगा? हमने तय किया है 1 वर्ष में 1.5 करोड़ परिवारों को, गरीब परिवारों को जिसके घर में लकड़ी का चूल्हा जलता है, ऐसे घरों को गैस का कनेक्शन देकर के उनको इस मुसीबत से बाहर निकालने का काम हमने तय किया। आइए, अमीरों की सरकार कैसी होती है और गरीबों की सरकार कैसी होती है? हमारे देश में अमीरों की सरकारों ने ऐसे नियम बनाए कि कोई बड़ा मॉल बनाता है तो 7 दिन उसको खुला रखने का हक मिलता है, लेकिन कोई गरीब की दुकान है छोटी सी, किराना बेचता है, पान का ठेका लेकर के बैठा है, चाय चवेरा बेचता है, तो सरकारी मुलाजिम आकर के डंडा फटकारता है, कहता है चलो 1 दिन छुट्टी रखनी है, 7 दिन नहीं चला सकते हो, 1 दिन छुट्टी रखनी है। शाम को 7 बज गए 8 बज गए तो आएगा, बंद करो, शाम हो गई बंद करो। क्यों भाई? अमीरों की सरकारें मॉल बड़े बड़े खुले रखने के लिए 7 दिन 24 घंटे, और गरीब को 1 घंटा दुकान भी ज्यादा खुली रखनी है, छुट्टी के दिन दुकान खुली रखनी है, तो मना करते हो।
इस बार हमने बजट में कह दिया अब गरीब भी अपनी दुकान 7 दिन चला सकता है और जितना समय चला सकता है और उसके कारण एक एक नौजवान को काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। अगर लंबे समय तक दुकान खुली रहती है तो नए लोगों को रोजगार मिलता है। हमने मुद्रा योजना बनाई, बैंक से कोई गारंटी नहीं। आप कहिए मुझे कुछ करना है, व्यवसाय करना है, बैंक आपको पैसा देती है। अब तक करीब 3.25 लाख लोगों को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया सरकार ने दे दिया और उसे वो अपना छोटा मोटा व्यवसाय करेगा, एक आध आदमी को रोजगार देगा, अपने पैरों पर खड़ा रहेगा। और पहले कभी कुछ किया हो, साहूकारों से वो ब्याज लेते लेते थक गया होगा तो वो साहूकारों से ब्याज से मुक्त हो जाएगा और सम्मान की जिंदगी जिएगा। ये काम हम करना चाहते हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, गरीब की जिंदगी बदलने के लिए, नौजवान को रोजगार देने के लिए, आसाम का भविष्य बदलने के लिए मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप सर्बानंद जी के नेतृत्व में 4 तारीख और 11 तारीख को कमल के निशान पर और हमारे साथियों के पार्टी के निशान पर बटन दबा करके एक नया परिवर्तन लाइए। देश का प्रधानमंत्री जब कहीं प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जाता है तो बटन दबा करके प्रोजेक्ट का उद्घाटन करता है, लेकिन प्रधानमंत्री भी बटन दबा करके एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर सकता है, 2 प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर सकता है, 3 का कर सकता है। लेकिन आप लोग तो 4 तारीख को बटन दबा करके विकास के नए युग का उद्घाटन कर सकते हैं। विकास के नए युग, इसलिए प्रधानमंत्री से भी बटन दबाने की आपकी ताकत बहुत ज्यादा है और विकास के नए युग के लिए बटन दबाना है। भारतीय जनता पार्टी और उसके साथियों को विजयी बनाना है। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की पूरी ताकत से दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए। सारे उम्मीदवार आ जाए, सारे उम्मीदवार मेरे साथ आ जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तिनसुकिया में रैली, उन्होंने फिर से अपने विकास के एजेंडे को दोहराया। कहा कि मेरे 3 एजेंडा हैं, विकास, तेज गति से विकास और चारों तरफ विकास। तो एक तरह से प्रधानमंत्री ने विकास का एजेंडा दोहराया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता, मेरा मुकाबला उनसे नहीं है, मेरा मुकाबला गरीबी से है। उन्होंने तरुण गोगोई को अपना बुजुर्ग बताया और उनसे छोटा खुद को बताया और यह भी कहा कि असम का सिर्फ एक आनंद है और वो है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। दिलचस्प बात आपने सुनी होगी, यहां वो सीधे मुकाबले में नहीं उतरना चाहते। यहां पे सर्बानंद सोनोवाल को चेहरा बनाया गया है बीजेपी का, यानी कि अब तक बीजेपी जो प्रधानमंत्री मोदी को चेहरा बनाकर लड़ती रही थी, अब उसने एक चेहरा उतारा है। वो सीधे तौर पर तरुण गोगोई से लड़ाई नहीं करना चाहते। अलबत्ता तरुण गोगोई लगातार अपने बयानों में यह कहते रहे हैं कि उनका मुकाबला तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ है।